वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूरोफिजियोलॉजिकल मेथड्स ऑफ स्टडिंग बिहेवियर के अध्ययन में न्यूरोफिजियोलॉजिकल मेथड्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ इसी वीडियो में हम ये भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि ब्रेन वेव्स क्या होती है, ब्रेन के द्वारा जो तरंगें निकलती है वो क्या होती है और उनके कौन कौन सी वो तरंगें हैं जो ब्रेन से निकलती है। तो यहाँ पहली पिक्चर्स में आपको ह्यूमंस का ब्रेन के ऊपर बहुत सारे वायर्स दिखाए गए हैं। इसके अलावा आप न्यूरॉन के बारे में भी जानते हैं कि न्यूरॉन में सिग्नलिंग किस प्रकार से होती है। तो हम जो ये स्टडी जो मेथड्स है इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेथड्स ऑफ स्टडिंग बिहेवियर, ये जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक एनलार्ज टॉपिक है जिसमें हम दो प्रकार से हम जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, यानी उनके बिहेवियर का अध्ययन करते हैं। एक जो मेथड जो हम अपनाते हैं वो है वाइल्ड और नेचुरल हैबिटाट में जीवों के व्यवहार का अध्ययन करना, और जो दूसरा जो मेथड है वो है लेबोरेटरी मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। पहला जो मेथड जो वाइल्ड में और जिसको हम नेचुरल हैबिटाट, किसी भी एनिमल के नेचुरल हैबिटाट में अध्ययन करते हैं, उसके बारे में तो हम पहले जान चुके हैं, पूर्व वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड जो मेथड्स है लेबोरेटरी या एक्सपेरिमेंटल मेथड, जो कि ब्रेन और उसकी फिजियोलॉजी से संबंधित है, ब्रेन से जुड़ा हुआ पार्ट है, उसमें 3 टेक्निक्स आती हैं, यानी उसमें 3 तरीके हैं जिससे हम अध्ययन कर सकते हैं। पहला जो तरीका है न्यूरो एनाटोमिकल टेक्निक या मेथड्स, जिसके बारे में भी हम जानकारी पहले से प्राप्त कर चुके हैं। सेकंड जो मेथड है न्यूरोफिजियोलॉजिकल मेथड्स, जिसके बारे में इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। एंड थर्ड वन जो मेथड है वो न्यूरोकेमिकल टेक्निक या मेथड्स है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का जो हमारा ये वीडियो कंटेंट रहेगा, इसमें हम बात करेंगे न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेक्निक्स और मेथड्स के बारे में, जिसमें जंतुओं के व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं। चूँकि हम ये जानते हैं कि कोई भी हमें कोई चीज़ व्यवहार प्रदर्शित करना होता है तो हम उसका रिलेशन हमारे ब्रेन से होता है। तो ब्रेन की एनाटॉमी हमें पता होना चाहिए। ब्रेन की एनाटॉमी में अगर हम ब्रॉड तरीके से इसको डिवाइड करें तो आगे का जो भाग होता है फ्रंटल लोब कहलाता है, जो साइड में जो पार्ट होता है उसको हम टेम्पोरल लोब कहते हैं, और इसके ऊपर की तरफ जो पार्ट होता है उसको हम पैराइटल लोब कहते हैं। एंड बैक साइड में पीछे की तरफ जो पार्ट होता है उसको हम ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं। सेरिबेलम हिंड ब्रेन का पार्ट होता है, एंड स्पाइनल कॉर्ड ये भी ब्रेन का ही पार्ट होता है। तो हम अब जानते हैं न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेक्निक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो शुरुआत लुइगी गाल्वानी द्वारा की गई थी, लेकिन हम इस टर्म को समझते हैं जो कि न्यूरोफिजियोलॉजी है। इस टर्म का मतलब क्या है? इस फोकस ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम और नर्वस टिश्यू, यानी जो नर्वस जो तंत्रिका ऊतक है उनकी फंक्शनिंग किस प्रकार से होती है। फिजियोलॉजी के बारे में आप जानते भी हैं कि फिजियोलॉजी क्या होती है, जो सिस्टम्स की अगर वो किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में वो फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ नर्व्स किस प्रकार से कार्य कर रही है, ये न्यूरोफिजियोलॉजी की ब्रांच है। तो न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेक्निक के बारे में सबसे पहले द इटालियन एनाटोमी प्रोफेसर लुइगी गाल्वानी वाज डिस्कवर्ड। इस टेक्निक में कुछ चीज़ों का डिस्कवर हुआ है। क्या है वो? दैट इज़ द डिस्कवर बायो इलेक्ट्रिसिटी। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, इलेक्ट्रिसिटी मीन इलेक्ट्रिसिटी, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इलेक्ट्रिसिटी। यस, एक जीवों के द्वारा भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन बहुत ही कम मिलीवोल्ट की वो जनरेट की जाती है, और जिसको हम एनिमल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं। लुइगी गाल्वानी के द्वारा जो बायो इलेक्ट्रिसिटी की खोज की वो फ्रॉग में की है, यानी मेंढक में उन्होंने ये अध्ययन किया है और उन्होंने ये खोजा है। गाल्वानी कंडक्टेड ए एक्सपेरिमेंट ऑन द फ्रॉग, एंड उन्होंने एक फ्रॉग पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उन्होंने कंक्लूजन निकाला, कंक्लूडेड इन 1791 दैट नर्व्स एंड मसल्स कैन क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी ऑन देयर ओन। उन्होंने ये बताया कि मसल्स और न्यूरॉन्स आपस में एक करंट उत्पन्न कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर सकते हैं। सो ही वाज द फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। इस वजह से ही, क्योंकि पहली बार उन्होंने ये बताया कि नर्व्स और मसल्स के द्वारा बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो इसके आधार पर उन्हें फाउंडर ऑफ
इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के फिजियोलॉजिस्ट के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ हमें एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो बायो इलेक्ट्रिसिटी और एनिमल इलेक्ट्रिसिटी है उसकी खोज 6 नवंबर 1787 में हुई थी। ये हमें डेट थोड़ा सा हमें दिमाग में रखना है। यहाँ पर जो आपको वैज्ञानिक का जो एनाटोमिस्ट हैं ये हैं लुइगी गालवानी, और आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में आपको फ्रॉग लेग यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। इन्होंने फ्रॉग को एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने ये बताया इसके बारे में। अब हम चूँकि ये बात कर रहे हैं फिजियोलॉजी की, तो एनाटोमी जो मेथड था या न्यूरो एनाटोमिकल जो टेक्निक थी उससे बेटर मेथड है। क्यों है? द मैसेज इन द नर्वस टिश्यू ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेड टू लेस डिस्ट्रक्टिव, यानी इसको कम डिस्ट्रक्टिव बनाता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये कम डिस्ट्रक्टिव होता है एंड मोर प्रिसाइज, और अच्छी इंफॉर्मेशन हमें उपलब्ध करवा के देता है न्यूरो फिजियोलॉजिकल मेथड्स ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। अगर हम न्यूरो एनाटोमिकल और न्यूरो फिजियोलॉजी को कंपेयर करें तो न्यूरो एनाटोमिकल बहुत ही परिष्कृत क्रूड मेथड था जिसमें एनिमल्स के पर्टिकुलर कोई ब्रेन के पार्ट को ही रिमूव कर दिया जाता था। लेकिन फिजियोलॉजी में जबकि ऐसा नहीं करते हैं, इसमें या तो हम करंट देते हैं या तो हम करंट उस एनिमल्स को दे रहे हैं, और करंट या उस बॉडी में कैसे करंट उत्पन्न हो रहा है उसके आधार पर हम उसके बिहेवियर का अध्ययन करते हैं। तो इसमें काफ़ी कुछ सुलझा हुआ रहता है, तो इसके बारे में समझते हैं। दिस मेथड्स इन्वॉल्व 2 वेव्स, इसमें 2 तरीके होते हैं जिसमें हम जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज फ्रॉम ब्रेन्स वाइल एनिमल इज बिहेविंग। हम ब्रेन के इलेक्ट्रिक जो एक्टिविटी है उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, और वो कब कर सकते हैं? जब एनिमल बिहेव कर रहा होता है तब हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। यानी जब एनिमल्स बिहेव कर रहा है तब हम उसके ब्रेन से निकलने वाले इलेक्ट्रिक जो एक्टिविटीज़ है उसको नोट डाउन कर सकते हैं। सेकेंड जो तरीका है स्टिमुलेटिंग द ब्रेन रीजन्स एंड एलिसिटिंग बिहेवियर। हम दूसरा जो तरीका है इसी में कि हम ब्रेन के पार्ट को स्टिमुलेट करें, जानबूझकर हम स्टिमुलेट करें, और उसके बाद में उस एनिमल्स के द्वारा या किसी भी जिस पे भी हम एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर रहे हैं उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो इसके बारे में और हम जानते हैं, थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। अब क्या है कि ये जो टॉपिक है इसमें कई सारे वैज्ञानिकों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं। ड्यूरिंग जर्मन फ्रेंच वार्स, जो कि 1870 से 1871 में हुआ, एडवर्ड हिटजिंग इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेटेड द एक्सपोज ब्रेन ऑफ ए वुंडेड अनकॉन्शियस सोल्जर्स कॉजिंग द विक्टिम टू मूव हिज आइज। यानी जो एडवर्ड हिटजिंग थे, इन्होंने जब जर्मन फ्रेंच वार चल रहा था उस समय कुछ सोल्जर्स ऐसे आए जो बेहोश थे और उनके ब्रेन में यानी उनके सिर पर चोट लगी हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, उस ब्रेन के किसी पार्ट को उन्होंने करंट दिया, और करंट देने के बाद में उन्हें लगा वो यानी जो बेहोश पड़ा हुआ था उसकी आंखों में उन्होंने मूवमेंट देखी। इससे उन्हें कुछ पता चला कि ब्रेन का कोई पार्ट इलेक्ट्रिक एक्टिविटी प्रदर्शित करता है, क्योंकि उन्होंने ब्रेन के जिस पार्ट में घाव हो रखा था उसको स्टिमुलेशन किया है। तो इसी के सिमिलर इनके साथ में एक और वैज्ञानिक हैं, थियोडोर फ्रिश और हिटजिग, दोनों साथ में मिलकर 1870 में परफॉर्म डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑन द डॉग्स। उन्होंने कुत्तों पर परीक्षण किया था एंड डिस्कवर्ड दैट स्टिमुलेटिंग डिफरेंट पार्ट of the cerebral cortex generated contraction in distinct muscles group throughout the body। उन्होंने जो ब्रेन का जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो पार्ट था उनको अलग जगह स्टिमुलेट किया, और उन्होंने स्टिमुलेट करने के दौरान ये पाया कि जब सेरिब्रल कॉर्टेक्स के कई अलग अलग पार्ट को जब स्टिमुलेट करते हैं तो शरीर के अलग अलग भागों में जो ब्रेन जो मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है उनके द्वारा। तो ये ब्रेन से जुड़ा हुआ पार्ट है। इसके बाद में डेविड फेरियर द्वारा परफॉर्म सिमिलर एक्सपेरिमेंट ऑन मंकीज़। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट मंकीज़ पर किया, बंदरों पे किया, एंड लोकलाइज द सेंसरी सेंटर, और उन्होंने बहुत सारे सेंसरी सेंटर लोकलाइज किए जो कि विजन के लिए ऑडिटरी, गैस्ट्रेटरी एंड ऑल्फैक्शन सेंसर इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो अलग अलग ये जो सेंटर हैं इनको उन्होंने लोकलाइज किया कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के इस भाग में विज़न है, ऑडिटरी है, गैस्ट्रेटरी है एंड ऑल्फैक्टरी सेंटर्स है, ये उन्होंने बताया।
तो यहाँ हमें एक पिक्चर दिखाई दे रही है, जिस पिक्चर में एक होमनकुलस दिखाई दिया है, यानी जो हमारा जो ब्रेन का जो पार्ट है उसके कुछ पार्ट को काट कर देखा गया है कि कौन से भाग से हमारे शरीर के कौन से ऑर्गन या कौन सा भाग कंट्रोल होता है। तो इसके लिए दो प्रकार के हम इससे कह सकते हैं कि दो प्रकार के एक ग्रुप बनाया हुआ है। एक है सोमेटो सेंसरी सेंटर और दूसरा है मोटर कॉर्टेक्स सेंटर्स। यानी मोटर कॉर्टेक्स क्या होते हैं पहले हम ये समझते हैं। देखो, हमें जब भी कोई चीज़ महसूस होती है तो वो जैसे हमारे अंगुलियों पे किसी ने टच किया है तो हम ब्रेन को ये किसी न्यूरॉन्स के द्वारा ये जाकर ब्रेन को एनालिसिस किया जाता है और ब्रेन से फिर एनालिसिस होने के बाद में वापस हमारे यहाँ पर आते हैं। तो सिग्नलिंग ब्रेन से जब हाथ तक वापस आती है तो उनका कार्य मोटर कॉर्टेक्स के द्वारा, या मैं यूँ कहूँ कि मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा ये कार्य किया जाता है। जबकि जो हाथों से अगर कोई सूचना ब्रेन तक पहुँच रही है वो सेंसरी न्यूरॉन्स का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे ही ब्रेन में सेंटर्स स्थापित होते हैं जो ग्रहण करते हैं और वापस क्या प्रोसेसिंग करनी है वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर आपको इस होमनकुलस डायग्राम में आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि अलग अलग पार्ट में क्या क्या, अलग अलग लिप्स में क्या है, गोनाड्स में क्या है, नोज़ में किस तरह की सप्लाई हो रही है, ये सभी पार्ट्स के लिए यहाँ से जाती है इन्फॉर्मेशन। अब हम और वैज्ञानिक जो रॉबर्ट बर्थलोव है उनके बारे में समझते हैं। रॉबर्ट बर्थलोव ने 1874 में वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ द कॉर्टेक्स इन अवाक ह्यूमन। यानी इन्होंने जागृत मनुष्य पर उन्होंने अपना अध्ययन किया था और उसको इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करके ये अपना अध्ययन किया था। अब हम ये सब जो टेक्नोलॉजी है इनको यूज़ करके करते क्या हैं, विद द एविडेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड द साइंटिफिक नॉलेज ऑफ सेंसरी एंड मोटर कॉर्टेक्स हैव बीन मैप्ड। इन दोनों को मिलाकर हम ब्रेन के मैप तैयार करते हैं। अब एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक का नाम हमारे सामने आता है जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, जिनका नाम है वाल्टर रुडोल्फ हेस। इनको RW हेस के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1931 में वाज द फर्स्ट टू यूज़ इलेक्ट्रिकल ब्रेन स्टिमुलेशन ऑन फ्री मूविंग कैट्स। इन्होंने फ्री मूविंग का मतलब ये हुआ कि कोई एनिमल मूव कर रहा है, एक्चुअली मूव करते हुए जब हम उसकी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को अगर नोट कर पाएँ, ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट था और अच्छा इसका फ्यूचर में इसके अच्छे परिणाम हो सकते हैं। इसलिए उनको बाद में जाकर 1949 में उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, द फर्स्ट टू यूज़ इलेक्ट्रिकल ब्रेन स्टिमुलेशन ऑन फ्री मूविंग कैट्स टू डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन ब्रेन स्ट्रक्चर्स एंड द बिहेवियर का ब्रेन के स्ट्रक्चर के साथ में किस प्रकार से बिहेवियर से जुड़ा हुआ है, यानी ब्रेन और बिहेवियर आपस में किस तरह से रिलेट होते हैं, किस प्रकार इनका संबंध होता है। इनके रिलेशन को बताने के लिए रुडोल्फ जो हेस थे, इन्होंने पहली बार इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेट करके फिर एक्सपेरिमेंट किया था। इसी कार्य के लिए RW हेस वाज वॉन द नोबेल प्राइज़, जो कि फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है 1949 में, फॉर द मैपिंग ऑफ ब्रेन एरियाज दैट इन्वॉल्व द कंट्रोल ऑफ ऑर्गन्स, जो कि ब्रेन के एरिया को मैपिंग करने के लिए दिया गया। और क्योंकि ब्रेन के एरिया में मैपिंग करने में इसका योगदान रहा है इन वैज्ञानिकों का, तो अब हम समझते हैं कुछ इसमें क्या किया जाता है एक्चुअली, उसके बारे में समझते हैं। यानी जो न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेक्निक है उसमें क्या किया जाता है उसके बारे में समझते हैं। न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेक्निक हैज़ नाउ बिकम ए रूटीन टूल फॉर न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट एंड न्यूरोइथोलॉजिस्ट। जो न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि मेडिकल ब्रांच से ज़्यादातर रिलेशन होता है उनका, यानी एक न्यूरोसर्जन भी कह सकते हैं, यानी उनका न्यूरॉन से संबंधित होता है, और न्यूरोइथोलॉजिस्ट जो कि ब्रेन से संबंधित यानी उनके जीवों के व्यवहार पर अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए ये वर्तमान में न्यूरोफिजियोलॉजिकल जो टूल्स हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है। इस पूरी प्रक्रिया में हम करते क्या है, इन दिस टेक्निक द फॉलोइंग प्रोसीजर्स आर फुल इन्वॉल्व्स। अब इसमें क्या क्या करते हैं, कटिंग द स्कैल्प इन एनेस्थेटाइज्ड एनिमल। जो भी एनेस्थाइज जो एनिमल हैं, यानी जो बेहोश किया हुआ जो एनिमल है, उसके स्कैल्प में, उसके जो कपाल होता है उसमें कट लगाते हैं। रिमूविंग ए पोर्शन ऑफ स्कल थ्रू ए स्पेशल ड्रिल, और जिस भाग पे हमें आगे जाकर काम करना है उस पार्ट को स्पेशल ड्रिल की सहायता से, छेदने वाली मशीन की सहायता से
उसको उस स्कल के पार्ट को, उस कपाल के भाग को रिमूव कर दिया जाता है। फिर क्या होता है, एक्सपोज द ब्रेन सरफेस, ब्रेन की सरफेस वहाँ पर हमें एक्सपोज हो जाती है बाय द कटिंग ऑफ ड्यूरामेटर। लेकिन ब्रेन के ऊपर कुछ लेयर्स पाई जाती हैं जिसमें जो ड्यूरामेटर है उसको कट कर दिया जाता है। इस ड्यूरामेटर को जैसे ही हम लेयर को कट करेंगे ब्रेन ओपन हो जाएगा, ब्रेन दिखने लगेगा। 2 or more electrodes are inserted in the brain and fixed into the skull। 2 या 2 से अधिक, जैसा कि हमने पहले पिक्चर में जब हम वीडियो की शुरुआत कर रहे थे तब पहले ही डायग्राम में एक इंसान के चेहरे जो हेड पोर्शन था उसमें बहुत सारे वायर लगाए गए थे, यानी उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोड आप ऐड कर सकते हैं। तो 2 or more electrode are inserted into the brain एंड फिक्स इनटू द स्कल, और उसको स्कल में फिक्स किया जा सकता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोड्स जो लगाए जाते हैं वो पूरी तरह से इंसुलेटेड होते हैं, यानी वो कुचालक होते हैं, मैं इस तरह कह सकता हूँ आपको। लेकिन उनके जो टिप होते हैं, क्योंकि जहाँ से वो ब्रेन के जिस भाग को टच करेंगे वो उनके वो इंसुलेटेड नहीं रहेंगे, यानी उनमें जो करंट होगा वो आराम से फ्लो हो सकता है, यानी उनके जो टिप होंगे उसके अलावा बाकी जितना भी पार्ट होगा इलेक्ट्रोड्स का वो इंसुलेटेड होगा। इन लार्ज एनिमल ए हेड होल्डर विथ एडजस्टेबल इलेक्ट्रोड इज आल्सो यूज। अब जो बड़े एनिमल्स हैं, क्योंकि उनमें क्या है कि इन इलेक्ट्रोड्स को व्यवस्थित करने के लिए एक हेड होल्डर, जो कि आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है, ये जो स्कल आपको जो दिखाई दिया है एक रैबिट का स्कल है। इस रैबिट के स्कल के ऊपर एक मशीन लगाई गई है जो कि एक दूसरे जोड़ के इसको फिक्स करती है, इलेक्ट्रोड को जोड़ के रखने का कार्य कर रही है, जिसको हम हेड होल्डर के नाम से जानते हैं। यानी हेड होल्डर की मदद से हम इलेक्ट्रोड को सिर पर आराम से व्यवस्थित कर सकते हैं, ये इसका सिग्निफिकेंस होता है। अब हम कुछ बातें समझते हैं, क्योंकि हमने ये जाना कि हमने इलेक्ट्रोड स्थापित कर दिए हैं। अब इलेक्ट्रोड स्थापित तो कर दिए हैं, अब हमें सूचनाएं या तो हमें उसको एक्टिवेट करना है, या एक्टिवेट करते हुए या बिहेवियर करते हुए इस इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को हमें नोट डाउन करना है। सो इसमें क्या होता है, इन ब्रेन स्टिमुलेशन एक्सपेरिमेंट थ्रेशोल्ड, यहाँ हमें ये ध्यान रखना है, थ्रेशोल्ड करंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफरेंट बिहेवियर। अलग अलग व्यवहार के लिए थ्रेशोल्ड जो करंट होता है या थ्रेशोल्ड इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज़ जो होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। कैसे? एन एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड ऑन टोड्स। टोड पर एक्सपेरिमेंट किया गए थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट प्रपोज किए गए थे, जो कि टोड्स एक तरह के मेंढक होते हैं। एक्चुअली हम मेंढक वर्ड यूज़ नहीं करते उनके लिए, क्योंकि थोड़े से उनके कुछ फीचर्स में अंतर होता है, लेकिन दिखने में मेंढक के समान ही होते हैं और एम्फीबियंस ही होते हैं वो, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस होता है, हो सकता है कभी मैं आपको इनके बारे में बताऊं। एंड फाउंड दैट इलेक्ट्रिकल थ्रेशोल्ड वैल्यूज दैट एस्केप बिहेवियर फ्रॉम ऑप्टिक टेक्टम। जो एस्केप बिहेवियर होता है, एक फ्रॉग का एस्केप बिहेवियर होता है, यानी बच निकलने का जो बिहेवियर होता है वो कंट्रोल होता है ऑप्टिक टेक्टम के द्वारा। और दूसरा जो बिहेवियर होता है प्रे कैचिंग जो बिहेवियर होता है वो कंट्रोल होता है कोडल थैलेमिक प्री टेक्टल रीजन के द्वारा कंट्रोल होता है, जो इनके ब्रेन में स्थित होते हैं। इनमें हम जब इनकी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी का थ्रेशोल्ड वैल्यू देखें, यानी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी की हम वैल्यू देखें, तो जो ऑप्टिक टेक्टम की जो वैल्यू होगी तो इसकी रीडिंग कम आएगी। अगर हम उसको इलेक्ट्रिक एक्टिविटी के आधार पर नोट करें तो जो एस्केप बिहेवियर होता है, यानी बच निकलने का जो व्यवहार होता है, उसकी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू प्रे कैचिंग बिहेवियर। जब वो किसी प्रे को यानी किसी भोजन को पकड़ने के लिए जब झपटता है तो उसके ब्रेन में जो इलेक्ट्रिक जनरेट होती है वो ज़्यादा डेवलप होती है, ज़्यादा मात्रा में होती है। विथ ए सिंगल मोड ऑफ बिहेवियर, एक सिंगल मोड ऑफ बिहेवियर में भी इज अश्योर्ड बाय डिफरेंट एंड ग्रेडेड थ्रेशोल्ड एट द सेम पॉइंट इन द ब्रेन। इसमें अब ये बात हमें ध्यान रखनी है, एक ही ब्रेन के पार्ट में अगर उस जीव के द्वारा एक ही बिहेवियर है, लेकिन उस पर्टिकुलर एक ही बिहेवियर में उसके कई स्टेप्स होते हैं, तो जब कई स्टेप्स होते हैं उनके जो थ्रेशोल्ड जो वैल्यू होगी उसमें डिफरेंस होता है, यानी उस इलेक्ट्रिक एक्टिविटी में भी डिफरेंस होता है, फ्लक्चुएशन वहाँ पर आता है। सो एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिस एग्जाम्पल जो यहाँ पर है उसमें हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं,
इन प्रे कैचिंग बिहेवियर, एक प्रे कैचिंग बिहेवियर में द फॉलोइंग सीक्वेंस बिहेवियर कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व। ये कुछ बिहेवियर के, उसी बिहेवियर के, प्रे कैचिंग बिहेवियर एक बिहेवियर हो गया, सिर्फ एक ही बिहेवियर है, लेकिन उनमें भी कंपोनेंट्स होते हैं, उनके भी कुछ भाग होते हैं। जैसे कि ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन उसकी तरफ स्थापित होना, किसी भी जिस प्रे की तरफ वो जा रहे हैं। स्नैपिंग, उसको पकड़ना। एंड स्वेलिंग, और उसको निगल जाना। जैसे कि आप यहाँ इस पिक्चर के माध्यम से भी आप इसको समझ सकते हैं, जिसमें एक फ्रॉग के द्वारा इनको पहले ओरिएंटेट किया जाता है, यानी उनको देखा जाता है, फिर उनके बाद में उनको मुंह में लिया जाता है और उनके बाद में वो निकल जाते हैं। तो ये तीन एक ही बिहेवियर, प्रे कैचिंग बिहेवियर है, और लेकिन इसके तीन कंपोनेंट है। तो इन तीनों कंपोनेंट के दौरान इनके ब्रेन में जो स्टिमुलस जाएगा वो अलग अलग इनकी जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक करंट वो अलग अलग होगी, तभी ये बिहेवियर कंट्रोल हो पाता है, नहीं तो ये बिहेवियर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इसके बाद में हम समझते हैं स्टीरियोटैक्सिक मशीन के बारे में। हम जान चुके हैं स्टीरियोटैक्सिक एटलसेस क्या होते हैं। एटलसेस जिसमें हम ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा पार्ट क्या कार्य कर रहा है, तो वो स्टीरियोटैक्सिक एटलसेस होते हैं। स्टीरियोटैक्सिक मशीन्स अलाउ रिसर्चर टू एनालाइज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन डिफरेंट एरिया ऑफ द ब्रेन। ये जो मशीन है ये ब्रेन के जो पार्ट हैं उनको एक्टिवेट करने में, यानी इलेक्ट्रिक स्टिमुलस देने में काम करती है। और ए स्टीरियोटैक्सिक मशीन्स कंसिस्ट ऑफ, स्टीरियोटैक्सिक मशीन्स में वास्तव में क्या क्या होता है, तो ए हेड होल्डर विच इज प्लेस ऑन द स्कल ऑफ एनिमल, एक हेड होल्डर होता है जो कि कपाल पे व्यवस्थित होता है। टिनी इलेक्ट्रोड्स, छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, मेड ऑफ स्टील और टंगस्टन, जो कि स्टील या टंगस्टन के बने हो सकते हैं। द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विथ एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेटर, और ये जो इलेक्ट्रोड होंगे ये एक इलेक्ट्रिक जो इम्पल्स जनरेट करने के लिए जो साधन है उससे जुड़े हुए रहेंगे। इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस डीप इनटू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ब्रेन बाय यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रो स्टीरियोटैक्सिक एटलसेस। जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो ब्रेन के कहाँ पर इंसर्ट करना है ये हमें पहले से ही पता होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास ब्रेन मैप्स अवेलेबल हैं, स्टीरियोटैक्सिक एटलसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम जिस पार्ट पे उसको इंसर्ट करना चाहते हैं उस पार्ट के आसपास इंसर्ट करेंगे। कैसे? स्टीरियोटैक्सिक एटलसेस की मदद से, जिनको हम ब्रेन मैप्स भी कहते हैं। साथ ही साथ हम ये जो एक्सरेज इमेजेस होती है उसके माध्यम से भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन से भाग में वो जो हम इलेक्ट्रोड स्थापित कर रहे हैं कौन से भाग में वो लग रहे हैं, तो इसके आधार पर भी हम ध्यान रख सकते हैं। द एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स डू नॉट एक्सपीरियंस एनी पेन, यानी जिस एनिमल पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको किसी प्रकार का पेन फील नहीं होगा, दर्द फील नहीं होगा, क्योंकि जो स्कल होता है उसमें किसी प्रकार के पेन रिसेप्टर नहीं पाए जाते हैं और नो पेन रिसेप्टर इन द ब्रेन। थ्रू आउट द प्रोसीजर सर्जिकल वुंड्स आर स्मॉल एंड हील क्विकली। इसके अलावा अगर जो ब्रेन में अगर कहीं कहीं अगर कोई घाव भी होता है या जो वुंड जो जनरेट हुआ है वो छोटे होते हैं और जनरली वो इजीली फुलफिल हो जाते हैं, मींस वहाँ पर दूसरे जो पार्ट्स होते हैं वो आराम से डेवलप हो जाते हैं, तो ऐसी कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक वैज्ञानिक का नाम जो इसके बारे में हमें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ब्रेन वेव्स अब हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हेंस बर्गर, इन्होंने 1929 में 1929 में वाज द फर्स्ट पर्सन टू सक्सेसफुली रिकॉर्ड ह्यूमन ब्रेन वेव्स एंड गिव द नेम EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। यानी जो हेंस बर्गर जो वैज्ञानिक थे, द फर्स्ट पर्सन द सक्सेसफुली रिकॉर्ड द ब्रेन वेव्स, इन्होंने ब्रेन वेव्स को पूरी तरह से जो मनुष्य से संबंधित है, यानी मनुष्य में ब्रेन वेव्स को रिकॉर्ड करने का सबसे पहले श्रेय हेंस बर्गर को ही जाता है। यहाँ आप हेंस बर्गर को भी देख सकते हैं। तो इनके द्वारा एक टेक्निक डेवलप की गई जिसे EEG के नाम से जाना जाता है। ECG अलग होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होती है वो, ये है EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम होता है। चलो इसके बारे में समझते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम के बारे में समझते हैं।
जो कि ब्रेन वेव से संबंधित होता है, यानी हमारे ब्रेन के से कुछ तरंगें जनरेट होती है, वेव्स जनरेट होती है। द ब्रेन वेव्स आर रिकॉर्डेड बाई EEG। ब्रेन वेव्स को EEG के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाता है। EEG इज द ग्राफिकल रिकॉर्डिंग। EEG वास्तव में क्या है? ग्राफ के माध्यम से हमें उस जो ब्रेन वेव्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग प्राप्त होती है ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। ब्रेन की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी किस प्रकार से हो रही है, ये एक ग्राफ के माध्यम से हमें पता चलता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, इलेक्ट्रो जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्राम का मतलब होता है रिकॉर्डिंग, जिसका वास्तव में इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी वास्तव में क्या हो गया? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। ब्रेन की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को अगर हम एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो वो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम कहलाता है। ब्रेन वेव्स आर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक वोल्टेज इन द ब्रेन। ब्रेन से कुछ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जनरेट होती है और उनसे वोल्टेज जनरेट होता है, और जो कि कितना हो सकता है? 0.001 मिली वोल्ट टू 1 वोल्ट, यानी बहुत ही कम वैल्यू की इलेक्ट्रिक यहाँ पर जनरेट होती है। बेसिकली 5 types of the electrical brain waves have been recorded in the human beings from the brain। मनुष्य के ब्रेन से 5 प्रकार की अलग अलग ब्रेन वेव्स रिकॉर्ड की गई है, जिनमें फर्स्ट वन है डेल्टा, सेकंड है थीटा, देन है अल्फा, देन बीटा एंड गामा। ये डिफरेंट 5 जो वेव्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जब समझते हैं। सबसे पहले आप डेल्टा देख पा रहे हैं, सबसे जो यहाँ पर फर्स्ट वन जो दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर जो इनके बीच में जो ये अंतराल जो दिखाई दे रहा है, एक सेकंड में ये अंतराल दिखाया गया है। तो 1 सेकंड में ये कितने अपने चक्र पूरे करते हैं, इसकी ये आवर्ती कहलाती है। तो जैसे जैसे आप डेल्टा से थीटा में जाएंगे, थीटा से अल्फा में जाएंगे, अल्फा से बीटा में जाएंगे और बीटा से जब गामा में जाते हैं तो पर सेकंड में इनकी आवृत्ति बढ़ती जाती है, यानी पर सेकंड में ये चक्र पूरे करते हैं, यानी नंबर ऑफ जो साइकिल्स है वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। आप जब इस जो यहाँ पर जो ये ग्राफिकल जो रिप्रेजेंट दिखाया गया है उसको देख के आप पता कर सकते हैं। डेल्टा में सबसे कम आवर्ती पाई जाती है एंड गामा में सबसे ज़्यादा आवर्ती पाई जाती है। यानी यहाँ पर 5 टाइप की वेव्स हो गई जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना है, डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा एंड गामा। अब ये हमारे ब्रेन में कब कब जनरेट होती हैं इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम डेल्टा वेव्स को समझते हैं। डेल्टा वेव्स ये ब्रेन के फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब से जनरेट होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी, जैसे कि मैंने बताया था कि इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, 0.5 से 4 हर्ट्ज की इनकी फ्रीक्वेंसी होगी। यानी ये जो फ्रीक्वेंसी को कैसे मेज़र करते हैं? साइकिल पर सेकंड, 1 सेकंड में उसके कितने साइकिल होते हैं। तो आप इस पिक्चर के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि इसमें कोई ज़्यादा साइकिल पूरे नहीं हो पा रहे हैं, लगभग मैक्सिमम इसमें 4 साइकिल कंप्लीट हो सकते हैं। और ये जो वेव्स हैं ये हमें कब देखने को मिलती है? जब डीप स्लीप की अवस्था होती है, जब बहुत ही गहरी निद्रा में जब हम होते हैं या लॉस ऑफ अवेयरनेस की स्थिति में जब होते हैं तो ये वेव्स दिखाई पड़ती है। सेकेंड वेव्स का जो टाइप है वो है थीटा वेव्स, जो कि टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल लोब के द्वारा जनरेट होती है। इनकी आवर्ती डेल्टा से थोड़ी ज़्यादा होती है, 4 से 8 हर्ट्ज, 4 to 8 हर्ट्ज तक होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं थीटा में जो ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं इनके नंबर बढ़ जाते हैं वापस, तो इनकी संख्या बढ़ जाती है। कितनी होती है? 4 to 8 हर्ट्ज पर साइकिल होता है। और ये कब जनरेट होती है? जब स्ट्रेस में होता है कोई इंसान, या अर्लीस्ट स्टेज ऑफ स्लीपिंग, यानी जब हम सोने की पहले की अवस्था या जब हमें नींद आने वाली है उससे पहले की अवस्थाएं होती है, या हेलुसिनेशन की अवस्था हो सकती है, एक झूठा आभास होने की स्थिति हो सकती है, या ड्रीम की जब अवस्था होती है तब थीटा वेव्स जनरेट होती है मनुष्य के जो ब्रेन है वहाँ से। नेक्स्ट है अल्फा वेव्स। अल्फा वेव्स जनरेट होती है पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल लोब से। इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 8 to 12 हर्ट्ज होती है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है। और ये अल्फा वेव्स कब जनरेट होती है? जब इंसान शांत होता है, रेस्टिंग स्टेज यानी बिल्कुल रेस्ट कर रहा होता है,
लेकिन वो जागृत अवस्था में होगा। एंड जिसको हम कह सकते हैं पैसिव अटेंशन, यानी अटेंशन तो होगा लेकिन इतना अटेंशन नहीं होगा, सिर्फ पैसिव अटेंशन होगा, एक नॉर्मल अटेंशन उसका होगा। फोर्थ वन जो टाइप्स की वेव्स हैं वो है बीटा वेव्स, जो कि पैराइटल एंड फ्रंटल लोब से जनरेट होती है। इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है लगभग 12 से 35 तक 12 to 35 हर्ट्ज होती है। बीटा वेव्स जनरेट जब होती है जब हमारा फुल्ली कंसंट्रेशन होता है दिमाग, थॉट प्रोसेस में, जब हमारे विचार चलते रहते हैं। नॉर्मल डेली अलर्टनेस, जब हमारे नॉर्मल डेली में जो हमारे जो अलर्टनेस हैं उससे संबंधित है। एंड फोकसेस, और जब हमारा फोकस रहता है तभी भी ये वेव्स जनरेट होती है। नेक्स्ट और लास्ट जो वेव्स है वो गामा वेव्स है। ये फ्रंटल, पैराइटल एंड टेम्पोरल लोब से जनरेट होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है 35 to 100 हर्ट्ज तक होती है। और जब हम सुपर कॉन्शियस स्थिति में होते हैं, यानी जब हमारा कंसंट्रेशन हाई लेवल पे होता है, तब ये जनरेट होती है। अब हम समझते हैं, सैम जैकोब्सन डिस्कवर्ड दैट पेशेंट समटाइम्स फील प्लीजेंट। अब इसके बहुत सारे जो हमने अलग अलग वेव्स के बारे में जाना, उस एक्सपेरिमेंट के बाद में बहुत सारे ब्रेन के अंदर सेंटर्स ध्यान में आए कि डायेंसिप्लोन का क्या कार्य होता है, हाइपोथैलेमस में कौन कौन से सेंटर्स होते हैं, यानी ब्रेन के जो जो भी पार्ट हैं उनमें हमारे खाने पीने, जितनी भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं उनके लिए सभी रेस्पॉन्सिबल सेंटर्स पाए जाते हैं। तो ऐसे ही एक जो एक्सपेरिमेंट जो सैम जैकोब्सन द्वारा किया गया था, उन्होंने डिस्कवर दैट द पेशेंट समटाइम्स फील प्लीजेंट व्हेन स्टिमुलस आर गिवन बाय एन इलेक्ट्रोड। उन्होंने ब्रेन के कुछ पर्टिकुलर पार्ट को जब इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट किया, तब उन्होंने ये पाया कि जो कोई पेशेंट जो बिल्कुल स्ट्रेस कंडीशन में, वो बिल्कुल फील अच्छा महसूस करते हैं, बहुत ही प्लेजेंट महसूस करते हैं। जैसे कि वो प्लेजेंट सेक्सुअल प्लेजेंट भी हो सकता है, प्लेजर भी हो सकता है, और जनरल फीलिंग वेल बीइंग भी हो सकता है, यानी उसको नॉर्मल फीलिंग भी अच्छी हो सकती है, या उसको सेक्सुअली में एक अच्छा फील हो रहा होगा। तो ये जब ब्रेन के कोई पर्टिकुलर पार्ट को हम एक्टिवेट करते हैं तब जाके ये होता है। इस टेक्निक का यूज़ भी है और इसके मतलब नुकसान भी हैं, फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। सो पहले हम इसके यूज जानते हैं, क्योंकि हो सकता है ये कुछ काम में भी आ रही है, तो हम उसके बारे में समझते हैं। यूज ऑफ दिस टेक्निक्स, क्योर ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका काम रहा है वो जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनसे क्योर करने में मदद मिलती है, यानी उनको हम ठीक कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि एक एग्जाम्पल, ए बॉय जिसका नाम रे था, इन USA हैड सफ़र्ड फ्रॉम सेवरल अटैक ऑफ एपिलेप्सी फ्रॉम चाइल्डहुड। उसको बचपन से ही मिर्गी के दौरे आते थे, मतलब बहुत बार मिर्गी के दौरे आते थे, एपिलेप्सी के उसको दौरे आते थे। ड्यूरिंग दीज अटैक्स ही बिकम वायलेंट एंड अनरीजनेबल इवन होमिसिडल। और उसमें जब ये दौरे आते थे तब उसमें ये बहुत ही खतरनाक तरीके से होते थे, वो एक वायलेंट हो जाता था और इवन वह इंसान की हत्या करने के लिए भी तैयार हो जाता था। ड्रग ट्रीटमेंट वर ट्राइड, बहुत सारी दवाएं उसने ली हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। एंड फाउंड टू बी इनएफेक्टिव, और वो कोई इफेक्टिव नहीं रही दवाएं। लेटर ए स्मॉल इलेक्ट्रोड वाज सर्जिकली इम्प्लांटेड इन द रे ब्रेन्स। उस बच्चे के दिमाग में एक छोटा सा इलेक्ट्रोड पुट कर दिया गया, इम्प्लांट कर दिया गया, एंड अटैच टू स्टिमुलेट डिवाइस, और उसको एक डिवाइस में अटैच कर दिया गया, विच ही कैरिड विथ हिम। और वो जो डिवाइस थी जिसको वो आसानी से अपने साथ में कैरी कर सके। डिवाइस हैज़ ए रिमोट कंट्रोल, डिवाइस को रिमोट कंट्रोल के साथ में जोड़ दिया गया। एंड हिज इंस्ट्रक्शन वर टू प्रेस द बटन ऑफ हिज ब्रेन स्टिमुलेटर व्हेन एवर ही फील अटैक कमिंग ऑन। और उसके बाद में उसको ये मैसेज दिया गया कि जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें एपिलेप्सी के दौरे आने वाले हैं, मिर्गी के दौरे आने वाले हैं, तब उस बटन को तुम क्लिक करना। तो उसके बाद में उस बीमारी से उसको छुटकारा मिल गया था, क्योंकि जैसे ही उसको मिर्गी के दौरे आने लगते थे उससे पहले ही उसको वो उस मशीन के रिमोट को बटन को दबाकर ब्रेन को इलेक्ट्रिक एक्टिविटी के माध्यम से एक मैसेज भेज देता था, तो एपिलेप्सी का जो दौरा था वो ख़त्म हो जाता था। तो ये इसका एडवांटेज था जिससे बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ। ही एबल टू एलिमिनेट हिज वायलेंट
of sense by the simply pressing a button and sending electrical impulses। इसका बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन था, जिसको बहुत ही एक बटन के माध्यम से एक पूरी बीमारी ठीक हो रही थी, जो कई दवाएं के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही थी। तो ये इसका एक यूज़फुल हो सकता है, और भी इनमें नई नई डिस्कवरीज हो, ये मैं भी उम्मीद करता हूँ कि नए नए इसमें काम करना काफ़ी बाकी है। इसके डिसएडवांटेज भी हैं, यानी इसके कुछ नुकसान भी हैं। अनफॉर्चुनेटली देयर आर सर्टेन अनडिज़ायरेबल साइड इफ़ेक्ट लाइक एडिक्शन। इसके कुछ नुकसान भी हैं कि कई ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक एक्टिविटी कोई खुशी के आभास के लिए, क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स हैं जो खुशी महसूस कराते हैं, तो कई बार ये होता है कि जिसको हमें कोई चीज़ छुड़ाना होता है तो इनकी लत बढ़ जाती है उनको, कि इन इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज़, इन इलेक्ट्रिक डिवाइस को वो अपना साथ में रखना चाहते हैं और बिल्कुल खुशी महसूस करना चाहते हैं। एक तरह से ये हम कह सकते हैं कि ड्रग्स के आदि हो जाते हैं। तो ये एडिक्शन, इसकी थोड़ी सी समस्या आती है, दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, जिसको हम एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। देयर हैव प्रॉब्लम्स इन स्टिमुलेटिंग ए स्पेसिफिक एरिया। इसके अलावा इसमें एक और दिक्कत आती है कि ये जब भी ब्रेन के किसी पार्ट के आसपास जब इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट दिया जाता है, तो वो सिर्फ पर्टिकुलर हमें जिस पार्ट को एक्टिवेट करना था सिर्फ उसी पार्ट को एक्टिवेट नहीं करता है, उसके आसपास का जो टिश्यू है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। तो ये इसका थोड़ा सा नुकसान होता है। एग्जाम्पल, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बिहेवियर इज कंट्रोल बाय 1 पॉइंट ऑफ हाइपोथैलेमस। जैसे कि ईटिंग और ड्रिंकिंग हाइपोथैलेमस के एक भाग द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जब हम एक पार्ट को ही एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन के द्वारा, लेकिन वो संभवतः पूरी तरह से सही नहीं हो पाता है, क्योंकि आसपास का जो टिश्यू है वो भी इलेक्ट्रिकल जो मैसेज है उसको रिसीव करता है और आगे रेस्पॉन्ड करता है। जैसे कि आप डायग्राम में जो ये इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन इन न्यूरॉन्स को जो दिया गया है, तो इस पूरे भाग में उस की एक्टिविटी देखी गई है, यानी पूरा ये जो पार्ट है वो पूरा का पूरा पार्ट एक्टिवेट हो चुका है, वो और अपना वो कार्य करता है। लेकिन आगे जो हम जिसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, केमिकल स्टिमुलेशन यानी न्यूरोकेमिकल जो टेक्निक है, उसमें जो हम क्या करते हैं, केमिकल यूज़ करते हैं, या आप कह सकते हैं दवाई यूज़ करते हैं। तो वो जिस पार्ट को हमें, जैसे इसमें डार्क लाइन से जो दिखाया गया है, वही पार्ट उसमें एक्टिवेट हुआ है। जब हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो जो पर्टिकुलर जिस पार्ट को हमें एक्टिवेट करना होता है सिर्फ उसी पार्ट को हम एक्टिवेट कर पाएंगे। ये इसका एडवांटेज रहेगा जो न्यूरोकेमिकल टेक्निक्स का है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज का ये जो सेशन था, आज का जो ये कंटेंट था, यहीं तक था। उम्मीद है ये आपको ठीक लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित कुछ दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली एनिमल बिहेवियर में, या आप कह सकते हैं ईथोलॉजी से संबंधित है, तो मैं उसी की रिगार्डिंग आपको ये पढ़ा रहा था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर योर लव और योर पेशेंस। थैंक यू।